अब से कुछ घंटे बाद लोकसभा चुनाव के 8वें चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। कल होने वाले 8वें चरण में 7 राज्यों की 64 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में राहुल, राबड़ी, रूडी, पासवान, कैफ, डी पुंडेश्वरी समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कल 8वें दौर का मतदान, 7 राज्यों में होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में 7 मई को 7 राज्यों की 64 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 9 चरणों में हो रहे चुनाव में 8वां चरण 5वां सबसे बड़ा चरण है। इस दौर में 64 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। कहां होगी वोटिंग? आठवें चरण में आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 7, हिमाचल प्रदेश की 4, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तर प्रदेश की 15, उत्तराखंड की 5 और पश्चिम बंगाल की 6 के लिए बुधवार को मतदान होगा। अब तक 7 चरणों में लोकसभा की 438 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। 8वें चरण के खत्म होने पर कुल 543 में से 502 सीटों के नतीजे ईवीएम में कैद हो जाएंगे। कितने उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर? सातवें दौर में राजनीति के कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, गांधी परिवार की छोटी बहू मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी, राजीव प्रताप रूडी, राबड़ी देवी, क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बेनी प्रसाद वर्मा और उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 900 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला जनता कल ईवीएम में बंद कर देगी। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में कुल 177 यानी 20% प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इसके अलावा 31% उम्मीदवार अरबपति हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 8वें दौर के मतदान की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आइए आपको उन 4 लोकसभा सीटों के नाम बताते हैं। हिमाचल में कुल 4 ही लोकसभा सीटें हैं, सभी पर एक साथ मतदान होगा। इनमें शामिल है कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला। और 8वें चरण में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर कौन कौन से दिग्गज चुनावी रणबिताल ठोक रहे हैं, चलिए ये भी जानते हैं। शांता कुमार कांगड़ा से, बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर हमीरपुर से वर्तमान सांसद और एक बार फिर बीजेपी की तरफ से मैदान में। तो कल हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए मतदान होना है और चुनाव से पहले वहां की स्थिति क्या है, कितना कड़ा मुकाबला है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में कल हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बार मुकाबला कांटे का है। कांग्रेस और बीजेपी की परंपरागत लड़ाई के बीच में इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है। हिमाचल में इस बार करप्शन एक बड़ा मुद्दा है और राष्ट्रीय राजनीति में दखल रखने वाले कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। कुल 4 सीटों के लिए 38 उम्मीदवार मैदान में हैं और कल उनकी किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद हो जाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया। चलिए, तो 2009 में हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर क्या स्थिति थी, क्या तस्वीर थी, ये भी हम जानते हैं। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से जो नतीजे हैं वो 3 बीजेपी के पास, 1 कांग्रेस के पास, यानी 4 में से 3 बीजेपी के पास थी। क्या इस बार ये तस्वीर बदलेगी?
चलिए अब हिमाचल के पड़ोसी उत्तराखंड की बात करते हैं। 5 लोकसभा सीटों वाला उत्तराखंड संख्यात्मक रूप से बेशक बहुत कम लोगों को संसद में भेजता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि कमोबेश यहाँ का चुनावी संग्राम कांग्रेस और बीजेपी की दलों में सिमट जाता है। सीटें जो हैं टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार। और उत्तराखंड के रण में इस बार 3 पूर्व मुख्यमंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए आपको उत्तराखंड के दिग्गजों के बारे में बताते हैं। बीसी खंडूड़ी बीजेपी के प्रत्याशी गढ़वाल से पूर्व मुख्यमंत्री। दूसरे हैं हरक सिंह रावत गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी। साकेत बहुगुणा टिहरी गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी। अगला नाम है रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से अब बीजेपी प्रत्याशी। रेणुका रावत मुख्यमंत्री हरीश रावत की पत्नी हरिद्वार से हैं कांग्रेस प्रत्याशी रेणुका रावत। अपनी सीट अपनी पत्नी को दे दी है। भगत सिंह कोश्यारी पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के टिकट से नैनीताल से। और अब से कुछ घंटे बाद उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिस पर बेहद करीब से नजर रखे हुए हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने। कुल 5 लोकसभा सीटों वाले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कल मतदान होना है। जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला है उनमें नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट शामिल हैं। नैनीताल में जहां भगत सिंह कोश्यारी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं पौड़ी से पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला यहां राज्य में वर्तमान में मंत्री हरक सिंह रावत से है, जबकि हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक का मुकाबला वर्तमान मुख्यमंत्री की पत्नी से है। कुल 68 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले इस राज्य में 74 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पहाड़ी राज्य में हमेशा से ही राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को भी जनता तरजीह देती रही है, लेकिन इस बार यहां पर राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा छाए हैं। अब देखना है कि इस बार पहाड़ी राज्य की जनता किसको संसद का दरवाजा दिखाती है, क्योंकि पिछली बार के अगर चुनावी गणित की बात करें तो 5 ही लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। अब देखना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या कोई करिश्मा करती है या फिर कांग्रेस अपनी इज्जत बचा पाती है। कैमरा पर्सन नागेंद्र सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह नेगी, लाइव इंडिया उत्तराखंड। तो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इस बार नतीजे बदलेंगे, लेकिन 2009 में यानी पिछले चुनावों में नतीजे क्या रहे थे 5 लोकसभा सीटों पर उत्तराखंड की, चलिए ये जान लेते हैं। 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में और सभी पर कांग्रेस का कब्जा, लेकिन क्या स्थिति बदलेगी? हालांकि राज्य में भी कांग्रेस की ही सरकार है, क्या बावजूद इसके तस्वीर बदलेगी? और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सियासत के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यहाँ है लोकसभा की कुल 80 सीटें, जिनमें से 15 सीटों पर 8वें चरण में मतदान हो रहा है। और सीटें हैं अमेठी, हाई प्रोफाइल सीट है अमेठी। सुल्तानपुर भी हाई प्रोफाइल हो गई है। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, कैसरगंज, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, भदोही, कुल 15 सीटों पर मतदान होना है। और कौन कौन से दिग्गज 8वें दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, चलिए ये भी हम जान लेते हैं। राहुल गांधी सबसे बड़ा नाम अमेठी से तीसरी बार सांसद बनने के लिए मैदान में हैं। स्मृति ईरानी टक्कर दे रही हैं अमेठी से बीजेपी के टिकट पर राहुल गांधी को। कुमार विश्वास चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार आपके टिकट पर। वरुण गांधी सीट बदल ली है, सुल्तानपुर पहुंच गए हैं बीजेपी के टिकट पर। मोहम्मद कैफ क्रिकेटर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं फूलपुर से कांग्रेस के टिकट पर। बेनी प्रसाद वर्मा गोंडा से फिर एक बार कांग्रेस प्रत्याशी। तो 7 मई को उत्तर प्रदेश की जिन 15 सीटों पर वोटिंग होनी है, 2009 के नतीजे क्या कहते हैं इन सीटों के बारे में चलिए जानते हैं। 2009 में 15 सीटों का जो आंकड़ा है कांग्रेस के पक्ष में है 7 सीटें, कांग्रेस को मिली 7 सीटें, बीएसपी 5 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर, बीजेपी के पास कोई सीट नहीं।
यूपी से आगे बढ़ते हैं, बिहार की तरफ रुख करते हैं। 8वें चरण में बिहार की 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार की 7 सीटें हैं शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, हाजीपुर, उजियारपुर। बिहार में 8वें दौर में कौन कौन से दिग्गज हैं चुनावी मैदान में, ये भी हम आपको बताते हैं। बड़े बड़े नाम हैं। बिहार में भी राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने पति की सीट सारण से चुनाव मैदान में हैं। राजीव प्रताप रूडी फिर एक बार सारण से हैं। पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, इस बार देखते हैं क्या होता है। रामविलास पासवान हाजीपुर से फिर एक बार प्रत्याशी हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन का क्या फायदा मिलता है, ये नतीजों के बाद पता चलेगा। पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। तो कल बिहार की 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और बिहार की हर सीट पर पैनी नजर रखे हुए हैं हमारे संवाददाता विनायक प्रसाद। बिहार में कुल 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, जिनमें कुछ खास शख्सियत की अगर बात करें तो हाजीपुर से रामविलास पासवान है, उनके सामने जदयू के प्रत्याशी रामसुंदर दास हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और इस दफे बिहार में पहली दफा लोजपा और भाजपा का गठबंधन हुआ है। ऐसे दशा में रामविलास पासवान भी काफी आश्वस्त है कि उन्हें जो बीजेपी कैडर का वोट है वो शायद उनके खाते में चला जाए। छपरा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है, उनका मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से, जो कि एनडीए की सरकार में मंत्री भी रहे केंद्र में और भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए। दफे 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मतदाता है चुनाव मैदान में। खड़े 7 प्रत्याशियों को चुनेंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि मतों का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा। वहीं सुरक्षा के इंतजामात की बात की जाए तो इस दफे 66,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी को तैनात किया गया। वहीं सीआरपीएफ की 145 कंपनियां और बीएमपी की 14 कंपनियां चुनाव मैदान में, एसडीआरएफ की 24 टीम यहां लगाई गई है। कुल मिलाकर के नक्सल भी यहां पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिए हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया, जिनमें कि ये शिवहर और सीतामढ़ी 2 ऐसे खास इलाके जहां पर कि खास इंतजामात किया गए हैं नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती और वैसे प्रत्याशी जो अपने अपने किस्मत का फैसला कल होते देखेंगे, उनमें कुछ खास नाम रामविलास पासवान, रामसुंदर दास, राजीव प्रताप रूडी, अखिलेश प्रसाद सिंह, शाहिद अली खां, लवली आनंद, प्रभुराज सिंह और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, ऐसे तमाम हस्तियां जिनके भाग्य का फैसला 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। राजेश कुमार के साथ विनायक प्रसाद, लाइव इंडिया के लिए। तो कल 7 लोकसभा सीटें हैं बिहार की जिन पर मतदान होना है। इन 7 सीटों पर क्या स्थिति थी 2009 में, नतीजे क्या कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट थी, जेडीयू के पास 4 सीटें थी और 2 आरजेडी के पास गई थी। लेकिन जो समीकरण बदले हैं उसमें क्या नतीजे भी बदलेंगे। बिहार से और उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 8वें चरण में 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। किन सीटों पर ये वोट पड़ने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा, विष्णुपुर, आसनसोल, कल होना है 8वें चरण का मतदान। पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे और क्या स्थिति है चुनाव से पहले, वोट से पहले, जायजा लिया है हमारे संवाददाता जी सागर ने। देश के विभिन्न राज्यों की तरह कल पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। पश्चिम बंगाल में ये 4थे चरण का चुनाव जो है कल संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 6 सीटों पर चुनाव होना है। यहाँ पर सबसे बड़े उम्मीदवार बांकुरा से वासुदेव आचार्य है, जिनके खिलाफ सुचित्रा सेन की बेटी मुनमुन सेन मैदान में उतरी हैं। दूसरी तरफ आसनसोल में बाबुल सुप्रियो जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनका कल किस्मत का फैसला होना है। कल मूलतन चुनाव उन इलाकों में हो रहा है जिन इलाकों पर आंदोलन कर ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हुई है। अब देखना यह है कि कल के चुनाव का फैसला किसके हक में जाता है। जय सागर, लाइव इंडिया, कोलकाता। तो 6 सीटों पर जिनमें कल मतदान होना है, उनमें से कौन सी सीट किस पार्टी के पास थी, चलिए हम आपको बताते हैं। 2009 के नतीजे क्या कहते हैं इन सीटों पर। 2009 में सीपीएम 4 सीटों पर काबिज हुई, जबकि सीपीआई के पास 1 और 1 अन्य के पास। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी।
वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। तो 8वें दौर में आंध्र प्रदेश के भी 25 सीटों पर मतदान होने वाला है 7 मई को। चलिए दिखाते हैं कौन कौन सी वो सीटें हैं। ये तमाम वो सीटें हैं जिस पर 8वें चरण में मतदान होना है। आंध्र प्रदेश की बाकी 25 सीटों पर ही मतदान हो रहा है, बाकी सीटों पर पहले ही मतदान हो चुका है। तो कल आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान होना है और चुनाव से पहले क्या स्थिति है यहां की जायजा लिया है हमारे संवाददाता शादाब सिद्दीकी। आंध्र प्रदेश में सीटों के लिए मुकाबला इस बार दिलचस्प दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि आंध्रा में इस बार ट्रायंगुलर फाइट है। पिछली बार कांग्रेस को यहां भारी सफलता मिली थी, लेकिन इस बार तेलंगाना के मुद्दे पर कांग्रेस फंसी हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पे जो सीमांध्रा का रीजन है और खुद तेलंगाना का जो रीजन है वहां से कड़ी टक्कर के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस से मिल रही है। इसके अलावा बीजेपी ने भी वहां अपना कुनबा बढ़ाया है। चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन हुआ है, नरेंद्र मोदी ने खुद इसमें इंटरेस्ट लिया था और चंद्रबाबू नायडू को एनडीए के पाले में मिलाया है। तो एनडीए गठबंधन भी आंध्र प्रदेश की सीटों पर टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश की जनता क्या फैसला सुनाती है ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन तेलंगाना का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है आंध्र प्रदेश की राजनीति के लिए, आंध्र प्रदेश के वोटर के लिए। इसके अलावा अगर आप सीमांध्रा क्षेत्र की बात करें तो जो सीमांध्रा की समस्याएं हैं, सीमांध्रा के लोगों की जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुत साफ बढ़त मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है या वोटरों का रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। मिला जुला मिक्स रिस्पॉन्स दिख रहा है और जो भी आंध्र प्रदेश में जिसको भी अच्छी सफलता मिलेगी वो दिल्ली की राजनीति पे उसका गहरा असर पड़ेगा। कैमरामैन अशोक के साथ शादाब सिद्दीकी, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो आंध्र प्रदेश के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं, लेकिन 2009 में यहाँ क्या नतीजे आए थे चलिए ये भी जान लेते हैं। 25 सीटों के नतीजे, 25 में से 21 सीटें कांग्रेस के पास और 4 टीडीपी के पास। पूरी तरह से कांग्रेस का दबदबा आंध्र प्रदेश में, लेकिन हालात अब बदल गए हैं। क्या बदले हालात में भी कांग्रेस इन सीटों को बचा पाएगी? नतीजों का इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों के लिए 8वें चरण में वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर की हर सीट पर पैनी नजर रखे हैं हमारे संवाददाता आरिश बिलाल। लोकसभा चुनाव के कल के मरहले में कश्मीर में बारामूला पार्लियामेंट्री सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। यहां पर पीडीपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री मुजफ्फर हुसैन बे का सीधा सीधा मुकाबला सिटिंग एमपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शरीफुद्दीन शारिक के साथ है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद भी यहां पर अपनी किस्मत दांव पर लगाए हुए हैं। हालांकि इस इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन पीडीपी अच्छा खासा मुकाबला दे रही है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के लिए इस इलाके में इलेक्शन करवाना किसी चैलेंज से कम नहीं, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर अभी भी मिलिटेंट्स के हिसाब से काफी सक्रिय है। कैमरा पर्सन हमीद के साथ आरिश बिलाल, लाइव इंडिया, श्रीनगर। 8वें चरण में कुल मिलाकर 64 सीटों पर मतदान हो रहा है और बीजेपी और दूसरी पार्टियों की स्थिति क्या थी 2009 के हिसाब से चलिए आपको दिखाते हैं। कुल 64 सीटों पर फिलहाल जम्मू कश्मीर का हम आपको हाल दिखाते हैं। 2 सीटों में से एक जेकेएन के पास थी तो एक अन्य के पास। और अब सभी 64 सीटें जिसमें 8वें चरण में मतदान होना है उन पर क्या स्थिति थी 2009 में, क्या कहते हैं नतीजे। कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस इन 64 में से 34 पर काबिज हुई, जबकि बीजेपी के पास 4, समाजवादी पार्टी के पास 3, बीएसपी के पास 5, जेडीयू के पास 4 और आरजेडी के पास 2 के साथ ही अदर्स के पास 12 सीटें गई थी। यानी इन सीटों पर सबसे ज्यादा निगाहें कांग्रेस की होगी कि क्या ये सभी सीटें बचेंगी। और इस जानकारी के साथ ही फिलहाल रुक जाते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।
दिव्या बनाए हीरो जनाब। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। तो 64 सीटों पर 8वें चरण में मतदान होना है कल, लेकिन उसके बाद 9वें चरण में मतदान होना है सबसे हॉट सीट बनारस में भी। और यहां मोदी के प्रचार के लिए कई अनोखे तरीके अपनाए जा रहे हैं। शहर के मशहूर यादव ढाबे पर मोदी नाम की रोटियां परोसी जा रही हैं। राजनीति के लिए रोटी के इस्तेमाल पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ढाबे के मालिक के लिए मोदी का नाम मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। दूसरे ढाबों की तरह ये भी एक ढाबा है, बनारस का यादव ढाबा, जहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ रोटी जो है वो मशीन से बन रही है। ये भी कोई खास बात नहीं है, अक्सर जहाँ पे डिमांड ज्यादा होती है वहाँ मशीन इस तरह से लगती है। खास ये है कि इस मशीन से निकली रोटी में भी सियासी रंग ले लिया है और इस बार इस रोटी के ऊपर ये छपा हुआ आ रहा है कि अब की बार मोदी सरकार। ये बनारस की सियासत में एक नया रंग देखने को मिल रहा है। बनारस में मोदी के नाम का प्रचार आम लोगों की थाली तक पहुंच गया है। शहर के मशहूर यादव ढाबे ने मोदी के नाम की रोटियां परोसनी शुरू कर दी है। जाहिर है कि मोदी को इन रोटियों से मुफ्त का प्रचार मिल रहा है, लिहाजा मोदी समर्थक काफी खुश हैं। इसमें सियासत की बात नहीं है, एक आइडिया है लोगों तक पहुंचने के लिए, एक अट्रैक्शन बढ़ाने। रोटी कपड़ा मकान देश की जरूरत है, इसके थ्रू एक कोई भी मैसेज देने का एक तरीका होता है। ये तो मेरा शौक है, मैंने शौक से मांगा, मुझे अच्छा लगा देखने में, मैंने मांग लिया। ये रोटी खाने तो थोड़ी ना मुझे देना है मोदी को, वोट मैं दूंगा। ऐसा नहीं है कि मोदी के नाम वाली रोटियां सबको पसंद आ रही हों। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें किसी भी पार्टी से मतलब नहीं, उन्हें तो सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए रोटी की दरकार है। हम भूख लगी है, खाना खाने आए, पैसा देंगे खाना खाएंगे। वो तो मोदी रोटी दे रहे हैं, हमें क्या पता, हमें भूख लगी, सामने होटल पड़ा, हमने खाना खाने के लिए। मोदी के नाम वाली रोटी पर राजनीति होना लाजमी है, लेकिन यादव ढाबे के मालिकों ने ये रोटी मुनाफे के मकसद से परोसी है। शहर में नमो के नाम की चर्चा है और मोदी नाम वाली रोटियों से ढाबे की बिक्री खूब बढ़ गई है। मोदी की लहर चले, मोदी की रोटी बेच रहे हैं और सेल भी बढ़ी है हमारी। लोग घरों में रोटियां ले जा रहे हैं दिखाने के लिए, यहाँ से रोटी को लोग खरीद के ले जा रहे हैं घरों में दिखाने के लिए। मोदी एक तरफ तो रोटी की बात करते हैं, 2 जून की रोटी की देश के लोगों के लड़ने की बात करते हैं, यहाँ खुद रोटी पे छप चुके हैं। अगर सवाल ये भी है कि अगर इस पर ध्यान इलेक्शन कमीशन भी देता है तो क्या वो रोटियां गिनने आएगा या वो उसे अब रोटियां गिनना पड़ेगा, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस होटल में रोटी मोदी की चल रही है और इसके जरिए बनारस में एक नई तरह की बहस भी चल निकली है। कैमरामैन एसके के साथ अखिलेश राय, लाइव इंडिया, बनारस। चलिए, तो अब रोटी पर भी आ गया है मोदी का नाम। मोदी के समर्थक अलग अलग तरीकों से प्रचार कर रहे हैं। इस खबर के साथ ही फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। चुनाव चक्र में इस बार राजनीति का सबसे खतरनाक खेल, जिसने ले ली 2 सबसे बड़े नेताओं की जान, और आखिर कैसे टूट गया कांग्रेस का राजनीतिक तिलिस्म।
80 के दशक का राजनीति का ताना बाना, शुक्रवार रात 9:30 बजे चुनाव चक्र में। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, पांच 543 सीटें, 28 राज्य, 81 करोड़ वोटर, 72 दिन, सरकार। सेवन PM इंडिया के प्रायोजक है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हेडलाइन के सह प्रायोजक है दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। प्रियंका के आरोप के बाद मोदी का पलटवार, कहा मेरी जाति को दे रहे हैं गाली, कह रहे हैं कर रहा हूं नीची राजनीति। कांग्रेस की सफाई, मोदी खेल रहे हैं शब्दों का खेल। काशी के कुरुक्षेत्र से प्रियंका का किनारा, कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के लिए नहीं दिखाएंगी दम। वाराणसी में मोदी के खिलाफ नहीं करेंगी प्रचार। महिला जासूसी में नया मोड़, लड़की के पिता की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, जांच को बताया निजता का उल्लंघन। अदालत ने केंद्र और गुजरात को भेजा नोटिस, शुक्रवार को होगी सुनवाई। भ्रष्टाचार के आरोपी बड़े अफसरों से हटा रक्षा कवच, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना सरकारी मंजूरी के ही सीबीआई कर सकेगी जांच। सीबीआई ने माना बड़ी जिम्मेदारी, कोर्ट का जताया आभार। सुप्रीम कोर्ट से सुब्रत राय की जमानत याचिका खारिज, अदालत का फैसला, हर हाल में लौटाना ही होगा निवेशकों का पैसा, जजों पर डाला गया मानसिक दबाव। दिल्ली में 31 मई तक नहीं कटेगी बिजली, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी को दिया सप्लाई न रोकने का आदेश। 31 मई तक बीएसईएस को बिजली बिल भुगतान करने का निर्देश। हिट एंड रन केस में सलमान की बढ़ी मुश्किलें, 2 गवाहों ने की शिनाख्त, कहा हादसे के बाद पुलिस के साथ गाड़ी से उतरे थे सलमान। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर ललित मोदी का कब्जा, लेकिन बीसीसीआई को नहीं मंजूर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सदस्यता को किया सस्पेंड। शाम के 7 बज चुके हैं और ये समय होता है 7 PM इंडिया का। स्वागत है आपका लाइव इंडिया में, मैं हूं आपके साथ अर्चना विनोद। नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में कुछ ऐसा कह दिया जो प्रियंका को बेहद नागवार गुजरा। प्रियंका ने मोदी के इस बात के जवाब में उन पर नीच राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रियंका ने ये भी कह दिया कि मोदी उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी का अपमान कर रहे हैं। नीच राजनीति पर घमासान, मोदी का प्रियंका को जवाब।